हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 8th क्लास के ज्योग्राफी का 4th चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम चौथे अध्याय में यह देखेंगे कि कृषि क्या है। ठीक है, कृषि किस प्रकार से की जाती है, इसके क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या इसके साधन है और यह किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृषि को उपयोगी बनाया जा सकता है और इसमें क्या कुछ बदलाव लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द उत्पत्ति को। ठीक है, यानी कि कृषि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों यानी कि एगर या एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा, ठीक है, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि या जुताई से हुई है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर के बना है, ये लैटिन शब्द हैं। ठीक है, एगर यानी कि एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा यानी कि मिट्टी, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि या जुताई। ठीक है, जुताई करने से हुई है। ये आप समझ गए कि एग्रीकल्चर की किस तरह से उत्पत्ति हुई है और इसके अर्थ क्या हैं, और इसी से कृषि बना है। अब हम देखते हैं कि कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। क्या है यह? प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाने और पशुधन पालन इसमें शामिल है। ये सभी क्या है? इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या क्या है? कृषि पर निर्भर है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अभी भी क्या है, यानी कि 2/3 जनरेशन जो है भारत का वह कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, ये हम देखते हैं कि अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। ये सभी क्या है, यानी कि ये स्थल होना चाहिए, एक सपाट समतल स्थल होना चाहिए, मृदा अच्छी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, और जलवायु होनी चाहिए जिसमें आप कृषि कर सके, वो फसल उग सके। ठीक है, अब जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? कृषिगत भूमि कहलाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? जिन पर फसलें उगाई जाती हैं वह कृषिगत भूमि कहलाती हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं वह कृषि के लिए है। ठीक है, आप यानी कि कृषिगत भूमि को यहाँ पर के दिखाया गया है। इस कलर को आप जहाँ देख रहे हैं, ये जो कलर है ये क्या है? कृषिगत भूमि क्या है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एशिया, ठीक है, यानी कि एशिया महाद्वीप में जो भारत का देख रहे हैं ये हिस्सा इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा ये आपको कृषि वाला दिख रहा होगा। ठीक है, इसके कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जो कृषि के योग्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको केवल सफ़ेद दिख रहा है, बाकी का सारा भाग कृषि योग्य ही दिखाई दे रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर, क्या देश और महादेश हैं जहाँ पर कृषि किए जाते हैं। अब एशिया का कुछ इधर का जो हिस्सा है यह आपको कृषि योग्य नहीं दिखाया गया है। अफ्रीका के जो ये हिस्से हैं बीच बीच के, और ये तो फिर आपको रेगिस्तान के ही हैं, ये इसलिए ये नहीं दिखाए गए। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है पूरा आप जो दक्षिण अमेरिका का देख रहे हैं ये क्या है? कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया में भी कृषि योग्य भूमि है लेकिन कम है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं? अमेरिका में भी, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में भी कृषि योग्य भूमि है लेकिन क्या है? वहाँ भी कम है। एशिया में भी आप देख रहे हैं जिस अनुसार इसका पूरा, यानी कि एशिया और यूरोप ये है। ठीक है, एशिया और यूरोप का जो ये हिस्सा है आप जो देख रहे हैं ये क्या है? पूरा पूरा कृषि योग्य नहीं है। तो यानी कि कृषि योग्य भूमि भी बहुत कम ही है। ठीक है, हमने देखा है पिछले यानी कि लेसन्स में हमने पढ़ा है 8th क्लास में ही कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर कृषि योग्य भूमि, चारागाह योग्य भूमि और यानी कि अन्य उपयोग के लिए भूमि अवेलेबल है। सारा का विवरण उसमें दिया हुआ है। आप जरूर उन सभी वीडियोस को देखते चलेंगे क्योंकि सारे जो लेसन्स हैं वो एक दूसरे से ज्योग्राफी में कनेक्टेड हैं, या किसी भी सब्जेक्ट में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब तक आप उन पीछे के वीडियोस को नहीं देखेंगे आपको ये सारे जो आगे के वीडियोस जो आप देख रहे हैं वो अच्छे से नहीं समझ में आएंगे। और सारा पीछे का डिस्कस करना एक अलग और अगले क्लास में वो संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप पीछे की वीडियो जरूर देख लेंगे, सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि एग्री और कल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर बना है, सीरी और कल्चर, सीरीकल्चर बना है। तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, मृदा की जोताई, फसलों को उगाने और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। ठीक है, यह क्या है? फसल को उगाने और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी हम कहते हैं। अब क्या देखते हैं कि सीरी और कल्चर से बना है, यानी कि सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब यह क्या देखते हैं कि रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन,
जो हम यानी कि जो बिजनेस पर्पज से इसका पालन करते हैं, ठीक है, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है, यानी कि ये एक तरह से सपोर्ट हो सकता है आपका। अब देखते हैं कि पीसी प्लस कल्चर, पीसी कल्चर, ठीक है, इस प्रकार से जो मतलब कल्चर और अन्य शब्द हैं उनसे जो मिल करके बना है उनको यहाँ पर दिया गया है पीसी और कल्चर। पीसी और कल्चर को तो यहाँ पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन इसमें किया जाता है। अब देखते हैं कि वीटी और कल्चर, ठीक है, यहाँ वीटी है और ये कल्चर है, तो वीटी कल्चर यानी कि द्रक्षा कृषि अर्थात अंगूर की खेती, ठीक है, इसमें अंगूर की खेती की जाती है। अब हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि जो है हॉर्टी और कल्चर से मिल करके बना है, वाणिज्यिक उद्योग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना इसमें शामिल होता है। अब कृषि के क्या तंत्र हैं इनको हम देखते हैं, ठीक है, कृषि के क्या क्या तंत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या है, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, ठीक है, जुताई, बुआई, ये जो होते हैं इसके क्या होते हैं, सिंचाई, निराई और कटाई भी क्या है, इसके कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ये हम क्या देखते हैं कि कृषि आप कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कृषि कर रहे हैं तो इसमें आप किस प्रकार से निवेश करते हैं, किस प्रकार से इसमें आपके पूंजी लगते हैं और किस प्रकार से आप पूंजी को प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं हम कि जुताई होती है, बुआई, छिड़काई, फिर रसायन है, इसमें बीज का खर्चा है, मशीनरी का है, ये सभी क्या है आप इसमें लगाते हैं। उसके बाद आप इससे फसल प्राप्त करते हैं, इनको बेच करके आप उसकी पूंजी को क्या करते हैं, वापस पाते हैं। और फिर ये भौतिक निवेश क्या है, भौतिक निवेश यानी कि सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और जो ढाल होते हैं ये सभी क्या हैं, आपके भौतिक निवेश हैं। आप इसमें जो मानवीय निवेश लगाते हैं वो मानवीय निवेशों में क्या है, तो मानवीय निवेशों में आते हैं ये आप जो भंडारण करते हैं, ठीक है, यानी कि श्रम करते हैं और जो मशीनरी का उपयोग करते हैं ये सभी क्या है, भौतिक एवं मानवीय कृषि के निवेश हैं, ठीक है। अब कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति आप करते हैं, भूमियों पे आप कृषि पद्धति को ये संचालित करते हैं, उसको बोते हैं, फसल की बुआई करते हैं, फिर आप उसमें छिड़काव करते हैं, उसमें निराई करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रक्रम हैं जो उसमें शामिल हैं। यानी कि कृषि भी क्या है, यह आसान नहीं है। फिर देखते हैं कि कृषि के प्रकार क्या हैं, कृषि के क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, ठीक है, और भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर क्या किया जाता है, स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, इनको वर्गीकृत किया गया है। ये हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, यानी कि निर्वाह कृषि जिससे हम अपना यानी कि जीना खाना ये हमारा चलता है, यह निर्वाह कृषि, और वाणिज्यिक कृषि यानी कि बिजनेस पर्पज से, ठीक है, तो व्यवसायिक कृषि। अब हम क्या देखते हैं कि यह निर्वाह कृषि क्या है, निर्वाह कृषि को समझते हैं। तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि में, आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम निर्वाह कृषि को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो निर्वाह कृषि को वर्गीकृत करते हैं गहन निर्वाह कृषि में, ठीक है, और फिर उसको किस में करते हैं, तो आदिम निर्वाह कृषि में। तो ये गहन निर्वाह कृषि क्या है, आदिम निर्वाह कृषि क्या है, इनको अलग किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है निर्वाह कृषि से, ठीक है। आप याद रखेंगे कि कृषि को आप जब भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और जो प्रौद्योगिकी के स्तर पर विभाजित कर रहे हैं दो प्रकार में, वह कौन कौन से हैं, वह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। तो निर्वाह कृषि को आपने समझ लिया। अब निर्वाह कृषि में क्या क्या आते हैं, निर्वाह कृषि में दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब हम इसमें कौन कौन देखते हैं, तो इसमें गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है, इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये रोचक तथ्य है,
जैविक कृषि, ठीक है, जैविक कृषि आप किसे कह सकते हैं? तो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह क्या होता है, इसमें आप कोई रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी यानी कि छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। जो आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं वही किया जाता है। अब हम क्या देखते हैं, जो हमने निर्वाह कृषि में पढ़ा है कि यानी कि गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि क्या है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि गहन निर्वाह कृषि क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, ठीक है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है, ठीक है, यानी कि गहन निर्वाह कृषि में चावल मुख्य फसल है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, ठीक है, अब दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं। फिर अब आदिम निर्वाह कृषि क्या है, ठीक है। अब आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। क्या क्या इसमें शामिल है? इसमें शामिल है स्थानांतरी कृषि, ठीक है, यानी कि ये आप इसका स्थान बदल बदल करके जो करते हैं। और चलवासी पशुचारण शामिल है, यानी कि जो आप इधर उधर घूम करके जो कृषि कार्य करते हैं वो क्या होता है, यह आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत शामिल किया गया है इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्थानांतरी कृषि क्या है। स्थानांतरी कृषि क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ठीक है, अब दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पूर्वानुमान वाले क्षेत्र में है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर इसको किया जाता है। अब वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, ठीक है। ये जो हम कृषि आपको अभी बता रहे हैं ये कहाँ पर आपको, ये हमने पढ़ा है पिछले अध्याय में, यानी कि जो अमेजन बेसिन है वहाँ पर भी इस तरह की कृषि की जाती थी, ठीक है। अब हम वहाँ पर भी क्या देखते थे कि वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का और रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर क्या करते हैं, चले जाते हैं और फिर वहीं यह कार्य करते हैं। स्थानांतरी कृषि को हम कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो अमेजन बेसिन में भी इस तरीके की कृषि होती है, हमने पीछे के क्लास में इसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जरूर पीछे के जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी क्लासेस हैं उनको मिस नहीं करेंगे, आप जरूर देखते चलेंगे, ठीक है। एक बार आप सारा एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, पढ़ और सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद हम लोग जो विशेष जो बुक हैं उनको अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि चलवासी पशुचारण क्या है। तो चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार की गतिविधि जलवायुविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड हो जाती है वहाँ के लोग क्या करते हैं, नीचे अपनी पहाड़ियों से उतर जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, और अपने पशु को लेकर के वहाँ पे उनको चराते हैं। फिर जब वो वहाँ जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ की जलवायु अनुकूल हो जाती है तो फिर वो वहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अब पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी पशु इसमें पाले जाते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। इनसे ये बहुत ज़्यादा यानी कि ये चलते फिरते इनके लिए क्या है, एक भोज्य पदार्थ है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, क्या आप जानते हैं जो स्थानांतरी कृषि हैं विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। ये क्या है कि विश्व के विभिन्न भाग में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उनको हम देखते हैं। अब झूमिंग,
कहते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का, उसमें इसको बोलते हैं। अब मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, रोका बोलते हैं ब्राजील में, और लदांग बोलते हैं मलेशिया में। ठीक है, ये क्या है, स्थानांतरी कृषि हैं। विश्व के विभिन्न भागों में इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं सेक्शंस, तो आप इनको जरूर इनका नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि क्या है। वाणिज्यिक कृषि क्या है, तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, इनमें हम क्या करते हैं, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, अब इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। हम इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगाते हैं। अब अधिकांश कार्य इसमें मशीनों से किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, ठीक है, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। ये सभी इसमें शामिल है वाणिज्यिक कृषि में। वाणिज्यिक कृषि में कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 3 को शामिल किया गया है। इन तीनों को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि को। तो अब हम यह देखते हैं कि फसल में, इसमें वाणिज्यिक कृषि, जो वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होता है, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है। ठीक है, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े फार्म पाए जाते हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल आप नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, एक फसल उगाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि मौसम ठंड होती है, इसलिए इनके यानी कि उपज में ये एक विशेष प्रभाव डालता है। अब क्या देखते हैं कि मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इस प्रकार से इन प्रदेशों में, इन महादेशों में और इन देशों में यह प्रचलित है। अब हम देखते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है, तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, यहाँ भी आप एक ही फसल लोग उगाते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इन्हें बृहद पैमाने पर श्रम और भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग इनके लिए चाहिए। अब देखते हैं हम कि उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है, ये खेत पर ही उसको तैयार कर लेते हैं या कारखानों में। ठीक है, इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ठीक है, यहाँ यानी कि परिवहन सुगमता से उपस्थित होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि रोपण कृषि में मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये रोपण कृषि कहाँ पाए जाते हैं, तो मुख्य क्षेत्र इसके हैं विश्व के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। ठीक है, मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। ठीक है, ये सभी कृषि रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब मुख्य फसलें क्या है, ठीक है, मुख्य जो फसलें हैं उनको हम देखते हैं। केले की रोपण कृषि, केला का रोपण कृषि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मुख्य फसलें, अब गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा क्या है, मुख्य पेय फसलें हैं, इनको पिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चावल के बारे में पढ़ते हैं। तो यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। चावल क्या है, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान
अत्यधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। ठीक है, यानी कि वह मिट्टी जो जल को रोक सकती है वहाँ पर यह ज़्यादा होती है, ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। अब हम क्या देखते हैं कि चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद जो क्रमशः स्थान आता है वह भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक से क्या उगाई जाती है, 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ कहाँ? पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ का मतलब जलवायु जो दशा होता है वह इसके लिए अनुकूल होता है। अब हम क्या देखते हैं, गेहूँ। गेहूँ क्या है? गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं ऊर्जा और शस्य कर्तन, ठीक है, यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ठीक है, गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। ठीक है, भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में कब उगाया जाता है? तो शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसकी कटाई के समय क्या चाहिए? तीखी धूप चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, उसी समय फसल पकते भी हैं। अब हम क्या देखते हैं कि मिलेट का कब आप उत्पादन करते हैं? तो ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश में इसकी उत्पादन की जाती है, और ये सभी इसके लिए क्या है? भौगोलिक दशा है जो इसके लिए आवश्यक है। अब हम क्या देखते हैं कि ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मक्का के बारे में। ठीक है, मक्का को कैसे उगाया जाता है? इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ठीक है, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। अब हम देखते हैं क्या आप जानते हैं? तो मक्का को क्या कहते हैं? कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये यहाँ पर कुछ प्रजातियां हैं जिनको आप देख सकते हैं, ये पीली, सफ़ेद, इस प्रकार से इसकी कुछ रंग बिरंगी प्रजातियां हैं। इसको कॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कपास के बारे में। ठीक है, कपास सबसे पहले देखते हैं कि कपास किस तरीके से उगाई जाए। अब हम देखते हैं कि इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से क्या होता है 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप आवश्यकता है। ठीक है, धूप की आवश्यकता इसको होती है। क्या देखते हैं, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं, आप सुने ध्यान से। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, ठीक है, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन, यानी कि जो आप इसमें जो इसका टेम्परेचर देखते हैं वो कैसा चाहिए? तो पाला रहित, यानी ठंड नहीं होना चाहिए वहां पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्षा हल्की होनी चाहिए। अब हम क्या देखते हैं कि यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। बहुत ज़्यादा तरह से, बहुत बढ़िया से उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। ठीक है, यह क्या होता है? सूती वस्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। कपास की कृषि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से इनको यहाँ से निकाल करके सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। अब पटसन देखते हैं कि पटसन, इसको सुनहरा रेशा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छी ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, ये क्या है? अग्रणी उत्पादक है, यानी कि भारत और बांग्लादेश में पटसन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब हम देखते हैं कॉफ़ी। तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है,
इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है, ठीक है, यानी कि इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। ब्राजील कॉफी की अग्रणी उत्पादक देश है, ब्राजील में कॉफी बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है, ठीक है, ब्राजील के बाद। अब आगे देखते हैं और चाय के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चाय को देखेंगे, फिर जो ऊपर रोचक तथ्य दिए हुए हैं उनको भी देखेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे कृषि का विकास। अब देखते हैं चाय यानी कि बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है, ठीक है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसके लिए सुअपवाहित दुमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिक की आवश्यकता होती है, यानी कि श्रम शक्ति इसमें ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि रोचक तथ्य यहाँ पर क्या है। सबसे पहले बात आती है कि कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की, कॉफ़ी कैसे ढूंढ निकाला गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, ये ठीक है, बकरी चराता था, अपनी बकरी को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। उसकी बकरी क्या कर रही थी, एक अनोखी मतलब उछल कूद कर रही थी, जिसको देख करके वो परेशान हो गया। अब एक दिन उसने भी यह सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा, ठीक है, यानी कि उसकी जो बकरी थी उस पत्ती को खा ली थी, उसके बाद क्या कर रही थी, वो उछल कूद कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसने क्या किया कि उसने भी इस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया, ठीक है, यानी कि जब वो फली को खाया तो उसको भी क्या हुआ, यानी कि आनंद हुआ, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। इस प्रकार से कॉफी की खोज हुई। अब हम देखते हैं कि कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, कृषि का विकास। बढ़ती विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है, ठीक है, यानी कि मांग बढ़ रहा है तो आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए नए नए तकनीक अपनाने पड़ेंगे, नए नए जो आप जो विधियां हैं उनको खोजनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं कि यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, ठीक है, अब बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, फिर देखते हैं कि सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, जो सिंचाई सुविधाएं उसमें सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। अब कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि लोगों तक अपना पहुंच बनाना है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाणिज्यिक कृषि को करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे बड़ी जोतें हैं, ठीक है, इसलिए वो वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त हैं। अब वो देश हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि बड़े बड़े फार्म हैं, तो उनको हम देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, तो खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है। यानी कि ये खाद्य सुरक्षा को आपको सुनिश्चित करना होगा। उसमें क्या है कि आपको समय पर मिल जाए, पर्याप्त मिले, ठीक है, सुरक्षित मिले और पौष्टिक मिले खाद्य, ठीक है। यह क्या होता है, खाद्य सुरक्षा होता है। अब हम देखते हैं कि भारत के एक फार्म, ठीक है, अब तुलना करेंगे हम, ठीक है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से यह तुलना करेंगे कि इस प्रकार से कृषि हर जगह पर अलग अलग तरीके से की जा सकती है। अब हम क्या देखते हैं कि जो वाणिज्यिक यानी कि जो जहाँ पर खेती होती है, जैसे कि बड़े बड़े फार्म है, कहाँ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उनसे हम तुलना करेंगे। तो भारत के एक फार्म यानी कि यह बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जो आदिलाबाद है, एक छोटा सा गांव, ठीक है, उसमें एक मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, ठीक है।
अब जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, ठीक है, एक लैंड है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसका आवास मुख्य गांव में है, ठीक है, वो रहता मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है, ठीक है, क्या करता है, वह वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है, ठीक है। इस प्रकार से वह इन सभी फसलों का उत्पादन करता है। अब किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है, ठीक है। इस प्रकार से वह क्या करता है, सलाह भी लेता रहता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों की खेती को क्या करते हैं, बैलों से खेतों को जोतते हैं, ठीक है, उसका बैल को जुताई में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह अपने जो खेत हैं उनकी सिंचाई करता है। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये एक मतलब बहुत ही पुरानी पद्धति पर आधारित है। उसमें हम क्या देखते हैं कि वह क्या करता है कि सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रयोग, चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य, मतलब इस प्रकार से जो कुछ भी ये करता है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को अपनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह आधुनिकीकरण की तरफ नहीं है। अब आप देखेंगे कि उसके लिए अच्छा मंडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि आप उसको यह देखेंगे कि वह निकट के शहर में जाता है और वहाँ स्थित जो सहकारी भंडार है वहाँ पर जो 2-4 भैंसें रखता है, उसके दूध को बेचता है, वह वहाँ का एक सदस्य भी है। लेकिन क्या होता है कि उसमें आप देखेंगे कि जो अमेरिका और जो अन्य देश है विकसित, उनसे जो आप इसकी तुलना करेंगे तो हम बहुत अपने आप को पिछड़े हुए पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको ऋण लेने के लिए किस प्रकार से मशक्कत करना पड़ता है, क्या फसलें उसमें बोई जाएं, किस प्रकार की मेरी मिट्टी है, इसको सब जानने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, ठीक है, उस फार्म को देखते हैं, उसके बाद आप तुलनात्मक ढंग से यह अध्ययन कीजिएगा। हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रारूपिक फार्म का आकार कितना होता है, तो वह होता है 250 हेक्टेयर, जबकि आपने देखा कि यहाँ जो भारत के एक छोटे से कृषक हैं उनका खेत कितना है, तो 1.5 हेक्टेयर का, ठीक है, और 1.5 हेक्टेयर में और आप 250 हेक्टेयर में तुलना करेंगे तो यह बहुत बड़ा अंतर होगा, ठीक है। अब किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है, ठीक है, यहाँ उनको बाहर नहीं जाना होता है, वो फार्म में ही रहता है। अब मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित जो अयोवा राज्य के एक किसान को होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ मतलब आप एक एवरेज देखते हैं तो क्या पाते हैं कि 250 हेक्टेयर भूमि उनके पास होती है। अब आप क्या देखते हैं कि मक्का तब उगता है जब वह क्या करते हैं, अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, ठीक है, यानी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर उनके लिए क्या किया जाता है, तो समय समय के लिए वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं ये उनको पता लगा। लेकिन भारत क्या है, यहाँ पर वो चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है कि वो फसल उनका बर्बाद नहीं हो पाता है। इस प्रकार से वो पीड़कनाशियों का छिड़काव करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि हवाई मार्गों से। ये यानी कि बहुत ही उन्नत वहाँ पर तकनीक है, ठीक है। आप इस फार्म को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये भारत से कैसे भिन्न है, ठीक है, कैसे अलग है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग हैं।
अब क्या है कि वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, मतलब मशीनीकरण वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में ये जो मशीनीकृत खेती इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि की जा रही है। हमारे खेतों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रैक्टर दिख जाएंगे, ठीक है। ये सारे मशीन वहाँ पर आपके हमारे खेतों में नहीं दिखते हैं। और क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जो मत्स्य पालन होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो पोल्ट्री करते हैं उसी में करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड होता है उनके पास, और उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से उसको उन्होंने व्यवस्थित किया होता है, ठीक है। इस प्रकार से वो हमसे बहुत ज़्यादा अलग हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, यानी कि वो तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और उनके यानी कि जो लैपटॉप्स और जो कंप्यूटर्स होते हैं किसानों के, वो जुड़े होते हैं डायरेक्ट उनके सैटेलाइट से, ठीक है। और कब बारिश होगी, कब क्या होने वाला है, उनको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को परख करके ही खेती में अपना हाथ लगाते हैं, वरना उस खेती को नहीं करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ के किसान हैं, ये क्या करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है, ठीक है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। इस प्रकार से उसको कितना यूज़ करना चाहिए, ये सारा चीज़ उसको बताता है। एक सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ के किसानों को सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो यह वहाँ के कृषि में एक मूलभूत अंतर है हमारे कृषि से। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। और आपने बहुत ही एकाग्रता से इस वीडियो को देखा है, पढ़ा है और सुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।